AC voltage applied to an inductor. Figure 7.5 shows an AC source connected to an inductor. तो अब हम देखिए यहाँ पे पहले हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ लिए कि उसमें एसी वोल्टेज डालें और उससे क्या क्या कैसे वोल्टेज होते हैं और कैसे करंट होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग समझे वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। अब हम यही चीज़ इंडक्टर के साथ करेंगे। अब हम सर्किट लेंगे जिसमें ईएमएफ है, वोल्टेज है जो साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, और उसमें हम एक इंडक्टर जोड़ेंगे। तो ऐसे बोल रहा है 7.5 शोज एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। एक एसी सोर्स दिखाया गया है जो इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। यूजुअली इंडक्टर हैव अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इन देयर वाइंडिंग, बट वी शैल एज्यूम दैट दिस इंडक्टर हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ज़्यादातर क्या होता है कि साधारणतः इंडक्टर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते ही, क्योंकि वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही, है ना। बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इसमें इंडक्टर जीरो है। दस द सर्किट इज अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। दस द सर्किट इज अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो इसलिए ये सर्किट को हम इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं। मतलब जिस वह इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस अगर जीरो मान ले तो उस तरह के से जो उस तरह का जो सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर होते हैं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, उस तरह के सर्किट को हम प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट कहते हैं। एसी सर्किट तो एसी सर्किट कहते हैं। तो मतलब सिंपल रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो प्योरली इंडक्टिव है। लेट द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स बी वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। इसमें मानना क्या है, हम लोग जानते हैं कि सोर्स है तो वोल्टेज इतना ही देगा। यूजिंग द किरचॉफ्स लूप रूल, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज एट इंस्टेंट और एट दैट टाइम इज इक्वल टू जीरो। ये हम जानते हैं किरचॉफ्स लूप रूल पीछे देखे थे कि किसी सर्किट में किसी लूप में सारे पोटेंशियल का सम जीरो होता है। एंड सिंस देयर इज नो रजिस्टर इन द सर्किट, और उसमें सर्किट में जो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो वोल्टेज दे रहा है किसी टाइम कितना दे रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो सारा का सारा वोल्टेज ये इंडक्टर यूज करेगा। और इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो वो रेजिस्टेंस यूज नहीं करेगा। तो जितना ये ईएमएफ दे रहा है सबका सब ये यूज कर रहा है। और तो इसका ईएमएफ ई इतना यूज कर रहा है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा, तो हम लोग को याद है पीछे हम लोग पढ़े थे एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो उसी का यूज करके अगर रेजिस्टेंस होता तो आई आर, भी माइनस आई आर, पर यहाँ इंडक्टर है तो एल डी आई बाई डी टी। तो ये ईएमएफ है इन इंडक्टर, और ये भी जो ये ईएमएफ दे रहा है। अब आगे चलते हैं। ये जैसे कि ये कॉइल है, यहाँ पे सर्किट है और इसमें इंडक्टर, इसमें कितना ईएमएफ यूज हो रहा होगा उसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि ईएमएफ हम निकालते हैं, ईएमएफ बराबर हम लोग पढ़े थे डी फाइव बाई डी टी, और इसमें जो चेंज इन जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो करंट पे डिपेंड करता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एल आता है सेल्फ इंडक्शन का, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये फाइव बराबर, या फाइव की जगह पे यहाँ रखते हैं एल आई बाई डी टी। एम एफ एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा डी आई बाई डी टी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज किए कि इसमें ई एम एफ डी ए बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी है, और ये इतना ई दे रहा है, भी दे रहा है, ये ई एम एफ भी दे रहा है। तो इन सब का टोटल जो पोटेंशियल है इसमें वो जीरो होगा। तो ई एम एफ ई दिया और ये एल डी आई बाई डी टी यूज किया, तो कम किया ना, घटाया ना, तब तो जीरो हुआ, तो इसलिए यहाँ माइनस दिया हुआ। वेयर द सेकेंड टर्म इज द सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ई एम एफ इन द इंडक्टर। जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ई एम एफ है, ई एम एफ है सेल्फ इंड्यूस्ड का ई एम एफ है। और एन एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, और एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे कि आर रेजिस्टेंस होता है वैसे ये इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर।
द नेगेटिव साइन फॉलोज फ्रॉम लेंज लॉ चैप्टर 6 combining equation 7.1 and 7.10 we have di by dt is equal to v by l और ये v का वैल्यू रखा vm sin ओमेगा t by l। ये कैसे आया है? तो देखिए हम लोग अभी तक ये यहाँ पे थे e माइनस v माइनस l डी आई बाई डी टी ये कर रहे थे और ये टोटल जीरो होगा। तो v बराबर l डी आई बाई डी टी, और अगर ये डी आई बाई डी टी निकालते हैं कितना होता है तो ये हो जाएगा v बाई एल, और v को अगर पुट करेंगे v को वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं बाई एल। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, डी आई बाई डी टी वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 7.11 दिस इक्वेशन implies that the equation for IT, तो ये जो 7.11 ये जो इक्वेशन है ये हमें IT का इक्वेशन बता रहा है। IT क्या होता है? तो IT चेंज इन करंट इन टाइम। तो ये जो इक्वेशन दिखा रहा है चेंज इन करंट इन टाइम का दिखा रहा है। द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो करंट है टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। मस्ट बी सच दैट इट स्लोप्स डी आई बाई डी टी इज साइनसॉइडली वायरिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी जो है, ये जो डी आई जो था वो तो चेंज इन करेंट इन टाइम है, और ये जो डी आई बाई डी टी है ये स्लोप है एक तरह से। अगर हम करंट और टाइम का इस तरीके से स्लोप बनाए तो ये कुछ आएगा। साइनसॉइडली वायरिंग, और ये जो इसका स्लोप भी साइनसॉइडली वायरिंग कर रहा है with the same phase as the source voltage and an amplitude given by Vm by L। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डी आई बाई डी टी जो है वो साइनसॉइडली वायरिंग कर रहा है। डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई बाई डी टी इज वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी, ये है। और ये डी आई डी टी वायरिंग साइनसॉइडली वायरिंग क्वांटिटी विद द सेम फेज, ये सेम फेज है किसके साथ? एज द सोर्स वोल्टेज एंड एन एम्पलीट्यूड गिवन बाय वी एम बाई एल। तो ये सेम फेज में है सोर्स वोल्टेज के साथ, और यहाँ पे बोल रहा है विद द सेम फेज एज द सोर्स वोल्टेज और एन एम्पलीट्यूड गिवन बाय वी एम बाई एल। ये वी एम बाई एल जो एम्पलीट्यूड है पीक वैल्यू है किसका? डी आई बाई डी टी का है। तो यही बोल रहा है कि अगर इसका और वोल्टेज का क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी, ये दोनों क्वांटिटी सेम फेज में है। अगर इसका हम बनाते हैं तो इसमें पीक वैल्यू वी एम बाई एल होगा, वो कुछ होगा, और वी एम इसका कुछ होगा। तो ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है, क्योंकि देखो साइन ओमेगा टी ये भी ओमेगा टी पे चेंज हो रहा है, ये भी ओमेगा टी, दोनों का एंगल क्या है? यही तो फेज है, यही तो यहाँ पे ओमेगा टी लिखाएगा, और दोनों में ओमेगा टी है, तो दोनों सेम फेज में है, वही बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। टू ऑब्टेन द करेंट वी इंटीग्रेट डी आई बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें डी आई बाई डी टी का एक स्लोप मिला है डी आई बटे डी टी का, और वो कुछ इस तरीके से है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। अगर हम निकालना चाहते हैं टू ऑब्टेन द करंट निकालना चाहते हैं, करंट कितना है, जैसे वोल्टेज का तो हम उस सर्किट में वोल्टेज तो हमें मालूम है वोल्टेज कितना है वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। सोर्स तो एसी सोर्स तो वोल्टेज तो इतना ही देगा, पर उसमें उस सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो उसके वजह से करंट कितना आएगा। रजिस्टर के केस में तो करंट आ रहा था यही आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, और वो दोनों का ओमेगा टी सेम ही था, थीटा सेम ही था, तो सेम फेज में था। इसका देखते हैं क्या आता है करंट। तो करंट हमें निकालना है डी आई बाई डी टी है, तो इसका करंट निकालने के लिए हमें डी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, एक तभी तो करंट आएगा डी टी। तो इधर भी करना पड़ेगा वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इधर किए तो
इधर dt कट जाएगा और बच गया di Vm/L साइन ओमेगा टी dt। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, मुझे करंट चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये तो di तो बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन करंट है, तो मुझे करंट चाहिए एट एनी टाइम t पे। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक i मिलेगा जो किसी भी टाइम पे करंट बताएगा i, और इधर इंटीग्रेट किए तो इधर भी करना पड़ेगा। इसमें Vm/L कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। और जब हम साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कोश ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन कोश, और बाय ओमेगा होगा क्योंकि ये ओमेगा नीचे आ जाता है, प्लस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट भी रहता है ना, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है। तो देखिए किताब में भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। di/dt का इंटीग्रेशन dt दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया तो Vm/L cos ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ माइनस होगा, मेरा माइनस छूट गया, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो ये हम आगे लगा देते हैं। तो ये हमारा आया। अब आगे चलते हैं। द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ करंट, ये जो कांस्टेंट है उसका भी डायमेंशन होगा और दोनों प्लस में है, तो ये करंट तो ये भी करंट, तभी तो करंट क्वांटिटी, दो क्वांटिटी जोड़ में है और इधर करंट है तो ये सभी क्वांटिटी करंट ही होगा, तभी तो जोड़ कर आएगा करंट आएगा। तो वही बोल रहा है कि द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ करंट, ये जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशंस भी करंट ही होगा। तो यहाँ कांस्टेंट का भी जो डायमेंशंस है वो करंट ही है, एम्पियर ही है, यूनिट इसका एम्पियर है। एंड इज टाइम इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पे कोई ये कांस्टेंट है तो इसमें टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब करंट का ये जो हिस्सा है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है और ये वाला हिस्सा टाइम पे डिपेंडेंट है। सिंस द सोर्स हैज़ एन EMF विच ओसिलेट्स सिमेट्रिकली अबाउट जीरो, क्योंकि जो सोर्स है उसका वोल्टेज ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, ओसिलेट सिमेट्रिकली अबाउट जीरो से ओसिलेट कर रहा है, मतलब जीरो से कुछ बढ़ता है फिर घटता है, जीरो होता है फिर जीरो से माइनस में आता है, फिर जीरो आता है, फिर जीरो से पॉजिटिव में, इस तरीके से ओसिलेट कर रहा है। द करंट इट सस्टेन्स आल्सो ओसिलेट सिमेट्रिकली अबाउट जीरो सो डैट नो कांस्टेंट और टाइम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एग्जिस्ट। तो वोल्टेज अगर ओसिलेट कर रहा है तो करंट भी ओसिलेट करेगा, इसलिए यहाँ पे जो ये ओसिलेट नहीं कर रहा है, पर करना चाहिए क्योंकि वोल्टेज कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है जो ओसिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है सो दैट नो कांस्टेंट और टाइम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एग्जिस्ट, तो इस तरह का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारा जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज जीरो यूजिंग, अब ये जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक ये आया हम लोग का कि I इज इक्वल टू माइनस Vm/L कॉस ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी को तो हम साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं ना, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90-30, साइन को 30 के टर्म में कॉस के टर्म में लिख दिए, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90-30, या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90-थीटा, या कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90-थीटा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोस थीटा है तो इसे हम साइन के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो भी साइन के टर्म में ही है। तो कोस थीटा को हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ कोस ओमेगा टी है तो यहाँ कोस 90-ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू माइनस Vm/L कॉस
90 माइनस कॉस है तो साइन यहाँ पे लिखना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल साइन, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये जो वोल्टेज में आगे माइनस वगैरह नहीं होता, तो ये माइनस हम सोच रहे हैं इसी में इंक्लूड कर देते हैं, ताकि एक वोल्टेज जो हमारा क्या है, हमारा वोल्टेज वी एम है, वी एम साइन ओमेगा टी है, इतना वोल्टेज दे रहे हैं, और करंट भी हम कुछ इसी तरीके से निकालना चाहते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे कि हम फेजर डायग्राम में इसे शो कर सकें। तो ये माइनस अगर इसमें हम पुट करते हैं तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। ये माइनस हम इसमें डाल सकते हैं। ये इसलिए किए क्योंकि देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, अंदर माइनस डाल सकते हैं, तो ये डाल दिए। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया करंट कुछ इस तरीके से, I इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज हमारा कितना था, वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमारा वोल्टेज ये है, सोर्स में सर्किट में वोल्टेज इतना है, और उसकी वजह से करंट इतना है। इतना क्यों आया, क्योंकि इंडक्टर लगाए हुए हैं, इंडक्टर की वजह से करंट ऐसा आया है। अब आगे चलते हैं क्या कहता है किताब। हाँ, तो यहाँ माइनस कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किया, जैसा कि हमने अभी किया, और करंट बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसा हमने अभी किया। ये क्या किया यहाँ पे, ये आई जो हमारा था वी एम बाई एल, अगर इसे करंट आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो यहाँ पे आई एम आता है, ठीक है, हाई पीक करंट आता है, तो इसे हम पीक करंट कंसीडर करेंगे। तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये आई एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एम बाई एल। where Im is equal to Vm by L is the amplitude of the current. The quantity omega L is analogous to the resistance and is called inductive reactance denoted by XL. तो यहाँ जो जैसे कि करंट बराबर क्या, वोल्टेज बाई, यहाँ ओमेगा एल होना चाहिए, छूट गया यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे ओमेगा एल छूट गया, ये ओमेगा एल यहाँ पे लगेगा, और ये ओमेगा एल यहाँ पे भी ओमेगा एल, और ये भी ओमेगा एल होगा ये। तो जो ओमेगा एल करंट बराबर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ओमेगा एल जो है ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा है ना, जैसे ओम्स लॉ में हमारा यहीं पे रेजिस्टेंस आता था, तो इसे हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्वांटिटी ओमेगा एल इज एनालोगस टू द रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो नॉर्मल रेजिस्टर में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, पर यहाँ इंडक्टर है, तो यहाँ पे इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, एक्सेल, एल फॉर इंडक्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल आया, एक फॉर्मूला आया हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर ओमेगा एल। The amplitude of the current is then Im is equal to Vm by XL। तो करंट का एम्पलीट्यूड ओमेगा एल के जगह पे एक्सएल लिख सकते हैं, यही। अब आगे चलते हैं। The dimension of inductive reactance is the same as that of resistance and its SI unit is ohm। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो डायमेंशंस है रेजिस्टेंस के जैसा ही है, और इसलिए इसका SI यूनिट भी ओम है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट in a purely inductive circuit in the same way as the resistance limits the
करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है करंट को लिमिट करता है, करंट को कुछ लिमिट में बांध के रोक के रखता है, जैसे कि करंट को बढ़ने नहीं देता है। जैसा इंडक्टर जैसे कैसे रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है करंट को, कुछ लिमिट में बांध देता है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है करंट कमने लगता है, एक लिमिट में कर लेता है। वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी करंट को लिमिट करता है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है डायरेक्टली, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये जो एक्सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टेंस से, देखिए एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, करंट के फ्रीक्वेंसी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर हम इसे एंगुलर वेलोसिटी को 2πf लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसे? तो देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 2π लेते हैं और टाइम t लेते हैं तो 1/t ये हो गया। 1/t को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, 1/t को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। इस पे आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ये चीज़ को मेंशन किया यहाँ पे। A comparison of equation 7.1 and 7.12 for the source voltage and the current in an inductor shows that current lags the voltage by pi/2 और 1/4 cycle। ये जो 7.1 और 7.12 ये वाला Im sin ओमेगा t माइनस pi/2, इस इक्वेशन और 7.1 में जो था, 7.1 में जो इक्वेशन था, मतलब ये वोल्टेज वाला, ये 7.1 में जो वोल्टेज वाला, इतना ही वोल्टेज सभी में रेजिस्टर था उसमें भी इतना ही वोल्टेज दिए थे, इंडक्टर जो रहे इसके जगह पे तो उतना ही वोल्टेज दिए। तो ये था मेरा मेन वोल्टेज, और उस इंडक्टर की वजह से करंट आया ये। तो उन दोनों को अगर यहाँ पे बोल रहा है कंपेयर करिएगा, उन दोनों को कंपेयर करिएगा, उन दोनों को हम एक जगह पे लिखते हैं। क्या था? पहला वोल्टेज हम इतना दे रहे थे और करंट Im साइन ओमेगा t माइनस pi/2, इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो करंट है इंडक्टर में, जो करंट है वो करंट लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। लैग्स दी वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है? pi/2 एंगल पीछे है ना, या 1/4 साइकिल का 1/4 पीछे है। पीछे क्यों बोला? देखिए अगर वोल्टेज ओमेगा टी पे कुछ थीटा पे है तो करंट किस पे है? थीटा में से pi/2 घटाइए, वहाँ पे है। मतलब अगर करंट 120 डिग्री पे है, तो अगर वोल्टेज 120 डिग्री पे है तो करंट 120 माइनस 90 30 डिग्री पे है, तो है ना 90 डिग्री पीछे है। तो इसलिए कह रहा है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय pi/2, और pi/2 क्या होता है? एक साइकिल का 1/4 होता है। कैसे? देखिए ये हुआ, इस तरीके से एक साइकिल हुआ, और यहाँ पे होता है 90 पाई 180, और यहाँ पे 2π, पूरा सर्कल, पूरा साइकिल। तो ये जो है 90 से लैग कर रहा है ना, 90 से पीछे है, तो ये जो भाग है उस पूरे यहाँ पे 90 आता है, तो 90 में इतना भाग है साइकिल का, तो इतना साइकिल क्या है? ये पूरा हाफ, और ये हाफ का हाफ, तो 1/4, तो इसलिए बोला कि 1/4 साइकिल का 1/4 है। फिगर 7.6a, फिगर 7.6a जो ये फिगर दिखा रहा है यहाँ पे, फिगर 7.6a shows the voltage and the current phasor in the present case at instant t1। इस 7.6 से जो फिगर है वो वोल्टेज और करंट फेजर दिखा रहा है एट टाइम, कितने t1 टाइम पे करंट और वोल्टेज का फेजर दिखा रहा है। ज़रा देखते हैं।
टाइम t1 पे थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा t1 है ना। तो ओमेगा t1 थीटा है और ये वोल्टेज है, और इस पे वोल्टेज इतना पे है तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे होगा। तो वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज आया हुआ है, अगर हम करंट का निकालना चाहते तो इससे 90 डिग्री पीछे जाएंगे, तो यहीं से 90 बनाएंगे ना, इस तरीके से पूरा 90 ये आया, तो ये 90 यहाँ पे आ गया, मतलब ये ओमेगा टी, तो ये कितना यहाँ पे ये वाला एंगल कितना, ओमेगा टी -90। तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो सही बात है, क्योंकि नीचे है तो नेगेटिव में ही आना चाहिए। तो ये होगा 7.6 में, यहाँ पे ये कह रहा है। आगे देखते हैं, द करेंट फेजर आई इज π/2 बिहाइंड द वोल्टेज फेजर वी। हाँ, करंट जो है हमारा π/2 पीछे है, यहाँ पे देखिए π/2 पीछे है। वेन रोटेटेड विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज दे जनरेट द वोल्टेज एंड करंट गिवन बाय इक्वेशन 7.1 एंड 7.12 रिस्पेक्टिवली एंड एज सोन इन फिगर 7.6b। कह रहा है कि जब ये फेजर जो है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दे जनरेट द वोल्टेज एंड करंट, तो ये वोल्टेज और करंट जनरेट करेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट और अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्टेज जनरेट करेगा। और जैसा कि फिगर इक्वेशन 7.1 पीछे वोल्टेज का इक्वेशन और 7.12 ये वाला इक्वेशन दिखाया गया है, उस हिसाब से वोल्टेज और करंट चेंज होगा व्हेन फेजर विल रोटेट विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इसका जब फिगर बनाएंगे तो ये 7.6b में कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। जैसे देखिए वोल्टेज को ही देखते हैं, कुछ ऐसा था, तो जैसे यहाँ पे था तो इसका कितना वोल्टेज यहाँ पे इस समय वोल्टेज, तो ये वाला है वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा t1, और होगा तो और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उससे जैसा कि हम पीछे फर्स्ट टाइम ही बताए थे कैसे ग्राफ बनता है, तो उससे बनाया गया तो ये वोल्टेज का बना, और ये करंट का बनाया गया तो ये करंट का बना। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब वोल्टेज जीरो था तो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू था, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि वोल्टेज जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, इस समय वोल्टेज मैक्सिमम अटेन किया, पर करंट कब थोड़ा सा बाद में किया, है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन जो हमारा था कि पीछे रहेगा लैग करेगा करंट, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि पीछे है करंट, पहले वोल्टेज आगे मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया उसके बाद करंट करता है। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि वी सी दैट द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेटर दैन दी वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ ए पीरियड। तो जो यहाँ पे कह रहा है कि करंट मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज से बाद में अटेन करता है, बाद में पहुँचता है, और कितना बाद में, बाय 1/4 ऑफ ए पीरियड, इस पीरियड का पूरे 1/4, मतलब t/4, या टाइम की जगह π/2 बाय ओमेगा रखते हैं। तो t/4 इजकल टू अगर सॉल्व करेगा तो π/2 बाय ओमेगा आएगा। जरा इसे हम सॉल्व करते हैं। t/4 टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय ओमेगा इजकल टू 4, और इसे 2π/4 ओमेगा, और ये हो जाएगा π/2 ओमेगा। इसी को वो π/2 बाय ओमेगा लिखा, तो ऐसे लिख सकते हैं। जरा सा हम थोड़ा सा अच्छे से इस ग्राफ को, ऊपर वाले ग्राफ को रीड करते हैं। देखिए जब यहाँ पे करंट का कुछ निगेटिव वैल्यू है तो उसमें वोल्टेज जीरो है, और जैसे जैसे समय बीतता है वोल्टेज चेंज होते 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 इस टाइम पे, मतलब ये π/2 एंगल का है, फेज का है, तो π/2 पे जब वोल्टेज π/2 पे गया, जैसे कि ये वोल्टेज यहाँ से स्लाइड होके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए, तो ये वही होगा मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का। तो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का कब आया, π/2 पे। उस समय करंट कहाँ होगा, तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, तो यहाँ वोल्टेज तो करंट यहाँ पे, और देखिए करंट जीरो होगा ना यहाँ से, और यहाँ से भी देखिए जहाँ पे π/2 हो रहा है वोल्टेज का मैक्सिमम, π/2 यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि π/2 पे वोल्टेज का मैक्सिमम हो रहा है, तो उसी समय करंट का जीरो है,
उस π/2 एंगल पे करंट जीरो है। अब यहाँ से धीरे 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 वोल्टेज कमने लगा, मतलब पीछे जा रहा है, तो कुछ आई भी कुछ आगे जाएगा और आते 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 वो π/2 के बाद π/2 एंगल कवर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये वोल्टेज जीरो होगा तो ये आई यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज जब जीरो है तो करंट यहाँ पे है, मतलब ये π/2 आगे बढ़ा, अभी करंट जीरो, ये π/2 यहाँ पे आते 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 तो π/2 और बढ़ा आगे π/2 एंगल, तब करंट का मैक्सिमम वैल्यू आया। देखिए वोल्टेज जीरो और करंट का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसीलिए कहते हैं कि वो π/2 से पीछे है। तो इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से इस ग्राफ को पढ़े रीड करें तो, कि जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट मैक्सिमम है, जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट मैक्सिमम है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन दी वोल्टेज, वोल्टेज से बाद, कितना बाद, 1/4 ऑफ ए पीरियड। देखिए ये 1/4 है ना पीरियड का, ये वाला भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो 1/4 बाद है ना, यहाँ पे जीरो था और जब ये जीरो हो गया मतलब 1/4 कवर किया तब ये मैक्सिमम गया, तो ये कह सकते हैं। You have seen that an inductor has reactance that limits current similar to resistance in a DC circuit। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इंडक्टर किस प्रकार, इंडक्टर में भी एक रिएक्टेंस होता है और वो करंट को लिमिट्स करता है, रोकता है, और जैसे रेजिस्टेंस रोकता है डीसी सर्किट में। डज इट ऑल्सो कंज्यूम पावर लाइक रेजिस्टर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये रेजिस्टेंस के जैसा ही पावर कंज्यूम करता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो देखिए हम लोग पीछे पावर, एक एवरेज पावर निकाले थे और उसका कुछ हाफ यहाँ एवरेज पावर आया था, याद होगा, हाफ Im²R। तो ये एसी का ही हम लोग बनाए थे, डीसी में तो पावर होता ही है, एसी में भी हम लोग यहाँ पे एवरेज पावर कुछ ना कुछ वैल्यू निकाले थे और यहाँ पे हम लोग सक्सेस हो गए थे पावर को निकालने में, क्योंकि हमारा पावर होता था I² और यहाँ निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, पावर तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि I² है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि बोला कि जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग निकाल लेते थे पावर कंजप्शन, क्या यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आके, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर। इंस्टेंटेनियस पावर पहले निकालते हैं फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो इंडक्टर एल फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए पावर आई भी हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और भी इंस्टेंटेनियस करंट, भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। आई एम साइन करंट कितना था इंडक्टर में, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इतना था, और वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम सभी का वैल्यू रख दिए, आई एम वी एम एक साथ ले लिए और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इसको सॉल्व किया तो माइनस कोस ओमेगा टी आया, और ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इन दोनों को बाय ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ऐसा सॉल्व किया, वो हम करते हैं यहाँ पे। पावर इन इंडक्टर क्या था, माइनस आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, माइनस ये देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, इसका कुछ हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी करना पड़ेगा। 2 इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला मुझे माइंड में आ रहा है, उस फॉर्मूला में हम इसे रख सकते हैं। 2 रख देने से यहाँ कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं बाई 2, और यहाँ देखिए कॉस ए कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी मतलब 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखे हुए हैं। सो द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज, तो एवरेज पावर निकालना, तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम टी, टाइम पुट करिए पावर निकलेगा। एवरेज पावर फॉर अ कंप्लीट साइकिल मतलब पूरे एक साइकिल के लिए, तो एवरेज लेना पड़ेगा।
अब जो कांस्टेंट उसे बाहर निकालेंगे। अब बच गया sin 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज लेना। और इसका हम इंटीग्रेशन या इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो टाइम से डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन का इशारा लेना पड़ेगा। तो एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। sin 2 ओमेगा टी अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो इसे हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 0 से t टाइम तक और इसे भी 0 से t टाइम तक, जैसा कि हम लोग पीछे करते थे वैसा ही करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। तो sin 2 ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और ये कहाँ से कहाँ है, t से 0, 0 से t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल T। ये रखते हैं वैल्यू, पहले t रखेंगे फिर माइनस करके 0 रखेंगे। cos 2 ओमेगा t फॉर 1 कंप्लीट साइकिल बाई 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू 0 बाई 2 ओमेगा बाई टी। ये 2 ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, अगर ओमेगा को इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाई टी, और ये तो हो गया 0, cos 0 बराबर होता है 1 बाई 2 ओमेगा, ये बाई 2 ओमेगा बाई टी, ये टी ख़त्म, 2 2 जा 4, cos 4 पाई माइनस cos 4 पाई बाई 2 ओमेगा माइनस 1 बाई 2 ओमेगा बाई टी। cos 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो इसे अगर जानना है तो ये ग्राफ याद रखिए cos का, ये आधा पाई और ये आधा पाई, ये सॉरी ये तो साइन का बन गया, ये तो ये पाई बाई 2, ये पाई हो गया पूरा, तो ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो +1, तो cos 4 पाई का वैल्यू +1, तो -1 बाई 2 ओमेगा। ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ये माइनस आया था यहाँ पे, तो इस तरीके से माइनस को बाहर ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे ये बाहर ही रहेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो 1 बाई 2 ओमेगा बाई टी, और ये सेम कट गया, माइनस हो गया तो 0। तो जो sin 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज भी 0 आया, और पीछे भी हम लोग किए थे cos 2 ओमेगा टी का भी एवरेज 0 आएगा। तो इससे ये पावर इन इंडक्टर, एवरेज पावर इन इंडक्टर 0 हो गया। यहाँ पे आगे क्या बोलता है, सिंस द एवरेज ऑफ sin 2 ओमेगा टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0, thus the average power supplied to an inductor over 1 complete cycle is 0। तो एवरेज sin 2 ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, तो इसलिए इंडक्टर में जो एवरेज पावर सप्लाई किया जाता है एक कंप्लीट साइकिल में 0 होता है। बट ऐसा रजिस्टर में नहीं हो रहा था, उसमें कुछ IM², हाफ IM², ये कुछ हो रहा था ना, इंटू R ये आ रहा था, इसमें एवरेज पावर 0 नहीं हो, बट इंडक्टर में 0 हो गया। आगे फिगर 7.7 एक्सप्लेन्स इट इन डिटेल। तो ये जो आगे फिगर है, ये फिगर इस चीज़ को क्यों 0 हुआ उसे डिटेल में बताया है।